हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इन लोगों का बिजनेस मॉडल चलता किस तरीके से है, यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं इनको समझने के लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे वैल्यूएशन के ऊपर, जो अच्छी कंपनी उनके ऊपर हम वैल्यूएशन के एनालिसिस भी करेंगे। और उसके बाद एक और चीज अभी हम समझ लेते हैं कि 90% यही चांस है कि हमारा क्वार्टर 2 के लिए आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम क्वार्टर 3 के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। हम क्वार्टर 3 के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम रिजल्ट का एनालिसिस शुरू कर लेंगे। तो 90% तो यही चांस है कि ये क्वार्टर 2 के लिए आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद ज्यादा ज्यादा होगा तो शायद एक वीडियो और बनेंगे, नहीं तो फिर हम क्वार्टर 3 से शुरुआत करेंगे कल से। तो चलिए, अब हम आ जाते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री के ऊपर। अल्कोहल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं और किस तरीके से चीजें चलनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो एक चीज समझ लेते हैं कि भाई ये बिजनेस आसान नहीं है। ये वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस टू डू है हिंदुस्तान में। अब ये ऐसा क्यों है? देखो, क्या चक्कर है कि हमारे पास जो टैक्सेशन पॉलिसी है ना, वो सेंट्रल के लेवल पे नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि भाई अगर आप गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सिगरेट बिजनेस की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, सिगरेट का प्राइस एक बार बढ़ जाता है। वो उनको टेंशन होती है सिर्फ और सिर्फ बजट के टाइम पे। बट जो अल्कोहल इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे टाइम ही प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल इंडस्ट्री में सारा का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो अगर इंडिया में 28 स्टेट्स और जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, 5 6 7 जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, उनका हर का एक अलग टैक्सेशन पॉलिसी है। तो अगर सरकार चेंज होती है, तो सपोज अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उठा के एक नई लिकर पॉलिसी ले आई, तो इन सारी की सारी लिकर कंपनी को उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, वो नई पॉलिसी को समझना पड़ेगा, उसके साथ ही काम करना पड़ेगा। वहीं आपके अगले महीने उठ के दिल्ली में चुनाव हो गए, दिल्ली में सरकार बदल गई, तो फिर वहां पर उनकी लिकर पॉलिसी चेंज हो गई, तो वहां पर उनके हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपका कोई कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं मिल पाता। कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अब हम एटलीस्ट 5 साल के लिए तो फ्री है, 5 साल में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। 5 साल बाद देखेंगे क्या अगर सरकार चेंज होगी, तो कोई हमें पॉलिसी में चेंज देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट हम 5 साल तो अपना बिजनेस टेंशन फ्री होके इसी पॉलिसी के अराउंड डिजाइन करके चला सकते हैं। इनके लगातार ग्राइंड है। आप हर हर सरकार चेंज के ऊपर, या हर सरकार का जो बजट आ रहा है हर साल, मतलब अगर हर एक एक स्टेट गवर्नमेंट एक बजट अनाउंस कर रही है, तो उसके हर बजट के ऊपर इन लोगों की नजर होती है और इन लोगों की बाढ़ बच जाती है। अब देखो, इनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स या टेरिटरीज कौन सी, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, इनके लिए सबसे मेन टेरिटरीज है हमारी कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली। अगर ये वाले स्टेट सारे अच्छा कर रहे हैं, तो मोर और लेस हर लिकर कंपनी अच्छा करेगी। हाँ, एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इनका आता जरूर है राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सारे एरिया से। बट हाँ, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो ये जो थोड़ा सदर्न स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र वाले और दिल्ली वाले, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और ये ज्यादा महंगा भी शराब खरीद पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पर महंगी दारू आप बेच पाते हो। तो अगर हम बात करें, अगर आप देखोगे बिहार में जाके, तो बिहार में एकदम एकदम लो कॉस्ट इकोनॉमी वाली दारू बिक रही है। वहां पर एकदम अल्कोहल सस्ते वाला, 500 रुपए वाला या 100 रुपए वाला, 150 रुपए वाला, वो वाला वहां पर एवरेज सेलिंग प्राइस होगा। वहीं महाराष्ट्र में जैसे ही आ जाओगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि एवरेज सेलिंग प्राइस आपका पहुंच गया 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए। तो इस चीज का फर्क है। तो आज के दिन हर कंपनी प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड में जाना चाह रही है, हर कंपनी वैल्यू ग्रोथ लेके आना चाह रही है, हर कंपनी महंगा बेचना चाह रही है, क्योंकि उसको ग्रॉस मार्जिन ज्यादा मिलता है। क्योंकि अगर हम देखने जाएं, आप देखो जितनी भी कंपनी प्राइस के ऊपर लड़ रही है ना, उनको दो तरफ से प्रेशर झेलना पड़ रहा है। एक तो कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं है, तो कंज्यूमर चाह रहा है कि थोड़े से प्राइसेस कम हो जाए, जिससे मैं चीजों को अफोर्ड कर पाऊं, जिससे मैं चीजों को खरीद पाऊं। सेकेंड चीज, कंपनी के लिए नीचे से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है। कंपनी के लिए, जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो सपोज अगर मैं बियर की बात कर रहा हूँ, तो बियर के लिए रॉ मटेरियल सपोज मीट है, शुगर है, केन है, इन सब के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आ रहा है, तो नीचे से इनका खर्चा बढ़ रहा है,
सामने कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, कंज्यूमर कह रहा है सस्ता करो, ये लोग मार्जिन कंप्रेशन में जा रहे हैं। वहीं अगर आप एक प्रीमियम दारू बेच रहे हो, आप सपोज 7,000 रुपए का बॉटल बेच रहे हो या 8,000 रुपए का बॉटल बेच रहे हो, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पर आपके पास मोटा तगड़ा मार्जिन है। वहां पर कंज्यूमर आपके लिए 50 रुपए 100 रुपए के लिए माथाफोड़ी नहीं करता, वो आता है, महंगा कस्टमर है, प्रीमियम कस्टमर है, वो आता है, एक्सपेंसिव अल्कोहल खरीदता है और घर चला जाता है। इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चल, मोटा मोटी यही पॉइंट्स थे। अब देखो यहाँ पर हमें ट्रैक क्या चीजें कर रही है, हमें ट्रैक कर रहा है वॉल्यूम ग्रोथ कितना आ रहा है, वैल्यू ग्रोथ कितना आ रहा है, मार्केट शेयर कितना आप कैप्चर कर पा रहे हो, और जो आपकी की स्टेट्स है, की स्टेट्स में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। हर कंपनी में आप देखोगे कोई 2 3 4 की स्टेट्स उनके होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहे 26 स्टेट्स में होगा, चाहे 30 स्टेट में हो, 28 स्टेट में होगा, बट उनका उनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आपको कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा, आपको पता चलेगा 3 या 4 स्टेट्स में से आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करेंगे हम सबसे बेहतरीन कंपनी में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पेस पे कंपनी ग्रो कर रहा है, कंपनी का नाम है पिकेडली एग्रो। अगर कंपनी के मार्केट कैप से शुरुआत करें तो हमें पता चलेगा 8,800 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री, 62% के आसपास का कंपनी अपनी टॉप लाइन में बढ़ोतरी लेके आ रही है, और लगातार ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। कंपनी ने अपने जो बॉटम लाइन है, जो पार्ट है, उसको ग्रो किया बाय 127% ओवर वाई लेवल। अब देखो यहाँ पर कहानी कंप्लीटली डिफरेंट है। जो आगे आगे चल के हम कंपनी पढ़ने वाले हैं, वो एक प्योर एंड प्योर अल्कोहल कंपनीज होने वाली है। ये कंपनी क्या था, ये कंपनी पहले शुगर इंडस्ट्री में था, इथेनॉल प्रोडक्शन में था, फिर ये लोग इथेनॉल से इन्होंने ट्रांजिशन किया टुवर्ड्स अल्कोहल। तो वहां उस ट्रांजिशन की वजह से इनको मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका सेल्स मिक्स चेंज हुआ। कि भाई अगर आप चीनी बेच रहे थे या अगर आप इथेनॉल बना रहे थे, तो उसमें आपको क्या ही मार्जिन बचता था, आपका कोई ग्रॉस मार्जिन नहीं होता था, इबिटा लेवल पे भी आप कुछ खास काम कर नहीं पाते थे। वहीं अगर हम बात करें अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल इंडस्ट्री में आपके पास ज्यादा मार्जिन है, तो यहाँ पर मार्जिन एक्सपांशन हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आप देखो कि अगर कोई भी कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। अगर इंडस्ट्री में आज ये सबसे महंगे दाम पे बिक रहा है, अगर आज मैं बात करूं पिकेडली एग्रो के बारे में, तो ये लगभग 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 84 85 के पी रेशो पे ट्रेड कर रहा है। अगर 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के बारे में बात करूं, तो ये लगभग लगभग 50 के पी के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। 50 के पी पे 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पे क्यों ट्रेड कर रहा है ये? क्योंकि ये ग्रोथ लेके आ रहा है, ये 62% के आसपास तो ग्रोथ लेके आ रहा है। बाकी सारी कंपनियां शायद 20%, 25%, 26% का मैक्सिमम ग्रोथ लेके आ पा रही है। मतलब इंडस्ट्री से डबल से भी ज्यादा पेस पे कंपनी ग्रो करने की कोशिश कर रही है, और लगातार डिलीवर कर रही है, और उसके ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ रही है, इसीलिए एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी इंजॉय कर रही है। इस चीज के बारे में हमने समझ लिया। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर जो जो इस सेगमेंट में ये लोग केटर करते हैं, अगर हम जैसे जैसे हम बात करें इंडस्ट्री का यहाँ पर ग्रोथ आ रहा है 35% का, ये लोग गाइडेंस देके चल रहा है 55% का। तो कंपनी का गाइडेंस ही 55% की टॉप लाइन ग्रोथ का है। कंपनी ने गाइड किया 55%, डिलीवर किया 62%। आइडियली हर एक कंपनी में हम जो चीज देखना चाहते हैं वो यही है कि आप जो गाइड कर रहे हो वो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा हो, और उस गाइडेंस को भी आप एक्सीड करते हुए चलो। कि भाई 35% पे इंडस्ट्री बढ़ रहा है, 55% का आपने गाइडेंस दिया, और 55% को भी आपने एक्सीड किया, 62% के आसपास पे आप डिलीवरी कर पा रहे हो, तो बहुत बढ़िया बात है। अब इनके दो मेन सेगमेंट है, जैसे हमने बात करी, एक तो डिस्टिलरी वाला है, जो अल्कोहल वाला सेगमेंट हो गया, अब वो लेके आता है 92% के आसपास का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 92% आ गया अल्कोहल से, बचा हुआ 8% आ गया हमारा शुगर इंडस्ट्री से, इथेनॉल वाली इंडस्ट्री से। ये चीज हमने समझ ली। जो भी सारा ग्रोथ आ रहा है वो हमारी अल्कोहल वाली इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। अल्कोहल वाला जो सेगमेंट है वहां पर हमें 75% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला ओवर अ वाई वाई लेवल। वही जो शुगर वाला सेगमेंट था वहां पर तो डी ग्रोथ देखने को मिला बाय 7%, बाय 9% ओवर अ वाई वाई लेवल। ये चीज भी समझ लिया। अब देखो, अब इनके भी दो ब्रांड्स है, मतलब दो ब्रॉड कैटेगरी में अगर आप इनको डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा एक प्रीमियम कैटेगरी है, एक मिड प्रीमियम टू इकोनॉमी वाला कैटेगरी है। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो प्रीमियम अल्कोहल बेवरेजेस में इनका वॉल्यूम ग्रोथ रहा
462% का हो रहा है बायोअवेलेबल। हाँ, ये जरूर एक छोटे बेस के ऊपर से आ रहा है, बट हमें बेस से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर आप ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा ला पा रहे हो तो आप एक बेहतर कंपनी हो, इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। देखो, आज आप कितना भी बात कर लो कि हम छोटे बेस पे ग्रोथ ला रहे हैं या जो दूसरी कंपनी है उसका बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दैट इज परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ, कि आप ग्रोथ कितना ला पा रहे हो। क्या आप 10% बढ़ रहे हो, 15% बढ़ रहे हो, 25% बढ़ रहे हो या 50% बढ़ रहे हो। अगर आपका बेस बहुत ज्यादा बड़ा है फिर भी आप सिर्फ 10% बढ़ पा रहे हो तो वो आपकी कमी है। आपका बेस इतना बड़ा हो गया, वो शेयर होल्डर की प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी छोटे बेस के ऊपर 50% का ग्रोथ लेके आ पा रही है तो वो शेयर होल्डर के लिए ज्यादा बेहतर है। वो चाहे उस कंपनी का कोई कोई मतलब उसने कोई एडवांटेज इनहेरिट नहीं किया हो या उसका कोई खुद का एडवांटेज ना हो, बट हाँ, उसको अगर छोटे बेस का फायदा मिल रहा है तो वो फायदा शेयर होल्डर को भी मिलेगा उस कंपनी के। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज हमने देख ली। अगर हम बात करें, इनका एक और डिविजन है सिंगल मॉल्ट वाला। सिंगल मॉल्ट वाला, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर भी बहुत तगड़ा हमें वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। 443% के आसपास का हमें वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला ओवर वाई अवेलेबल। अब अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात करें तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन 21 स्टेट्स में है और 25 कंट्रीज के अंदर भी है। हाँ, एक्सपोर्ट वाले डिविजन से कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता, बट हाँ, एक इनका एक एक्सपोर्ट वाला पोर्शन भी है। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इन्होंने काफी ज्यादा नई जगह एक्सपैंड भी किया है। एक तो काफी सारी इन्होंने ड्यूटी फ्री लोकेशन एक्वायर करी है, वहां पर इन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ाया है। दो डोमेस्टिक ड्यूटी फ्री जोन्स पे इन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ाया है और 7 इंटरनेशनल ड्यूटी फ्री जोन्स पे इन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ाया है। तो जब आप ड्यूटी फ्री जोन में अपना प्रेजेंस बढ़ाते हो ना, वो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन फ्री वाला स्थिति होती है, क्योंकि वहां पर आपको कोई टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस नहीं आते। वहां पर आपको कोई ये नहीं होगा कि भाई सरकार ने बजट चेंज कर दिया, सरकार ने अपना मन अल्कोहल इंडस्ट्री के ऊपर बदल दिया, इसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी सेल डामाडोल हो गई। अब देखो ये होता कैसे है, चलो इसको भी थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसको भी थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बार इस कंपनी को खत्म कर लेते हैं। तो मोटा मोटी कहानी इसमें यही है कि इनका 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 इकोनॉमी टू प्रीमियम का पूरा एक सेगमेंट है, अच्छी ग्रोथ लेके आ रही है। जो इनका प्रीमियम वाला सेगमेंट है वो और भी ज्यादा अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इनका रेंज देखोगे, 500 रुपए 700 रुपए से इनका इनका प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है और वो 5000 प्लस तक जाता है। तो एक पूरे स्पेक्ट्रम में ये लोग फैले हुए हैं, ये यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो अगर आज आप देखोगे 84 85 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर हम जो मैनेजमेंट कह रहा है उसी के हिसाब से चले, जो मैनेजमेंट कह रहा है 55% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ। थोड़ा सा अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज अज्यूम करें कि आप 75% के आसपास का ईपीएस में ग्रोथ, बॉटम लाइन में ग्रोथ दिखा दोगे, तो मोटा मोटी कंपनी 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स ऑफ 55 to 60 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो 60 के पी रेशो पे आपको एक ऐसा कंपनी मिल रहा है जो लगभग लगभग 60% के आसपास का ही ग्रोथ कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years। अब उस बीच में हमें उस कंपनी को लगातार ट्रैक जरूर करना पड़ेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे लगातार हर क्वार्टर ट्रैक तो करना पड़ेगा। बट हाँ, आज के दिन तो कंपनी यही गाइडेंस देके चल रहा है। एक ये अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भाई ये टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज कैसे अफेक्ट करता है पूरी की पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री को। अब देखो, इसमें मेन चीजें क्या होती है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो सपोज स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को ब्रिज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है और कहीं भी XYZ जगह खर्चा करना है, तो उसके लिए इनको रेवेन्यू बढ़ाना पड़ता है। अब जीएसटी आने के बाद क्या है, इनके पास पावर्स थोड़ी सी कम हो गई हैं। यहाँ पर इनके पास सिर्फ दो ही चीजों पे कंट्रोल है, दैट इज पेट्रोल, दैट इज ऑयल। ऑयल और आपका जितना भी लिकर वाला सेगमेंट है वहां पर। तो अगर आप ऑयल के ऊपर टैक्स एकदम से बढ़ा दोगे, कि सपोज आज राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ऑयल के ऊपर 5 रुपए, पेट्रोल महंगा हो गया, 5 रुपए डीजल महंगा हो गया, तो जनता ऐसी तैसी कर देगी, आपकी आपकी बैंड बजा देगी, आप अगली बार सरकार से बाहर हो जाओगे। वहीं अगर आप लिकर के ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हो या 15% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद क्या होता है, लिकर इंडस्ट्री की बैंड बज जाती है। वो कैसे होता है, क्योंकि जैसे ही जो बियर का एक आपको बोतल आज 100 रुपए का मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा टैक्स के साथ 110 रुपए का मिला, आपका वॉल्यूम में डी ग्रोथ आ जाता है। जो पहले आपके आपके पूरे स्टेट में 1 लाख बियर की बोतल बिक रही थी, वो 1 लाख बोतल से सीधा सीधा 70,000 बोतल रह जाती है, 80,000 बोतल रह जाती है।
कस्टमर माइग्रेट कर जाता है। इस चीज के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट को समझ में आता है, नहीं यार ये तो हमारा पैतरा चला ही नहीं, हम जो अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाह रहे थे वो उल्टा कब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। प्राइवेटाइज प्राइवेटाइज करने का क्या मतलब है कि भाई आप इनको इंडिविजुअल पार्टीज के हाथ में दे दोगे जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करेंगे। कुछ गाइडलाइंस हमारी जरूर रहेंगी कि भाई मंदिर मस्जिद के आसपास लिकर की दुकानें खुलनी चाहिए या स्कूल के आसपास नहीं खुलनी चाहिए। बट अगर आपने वो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो वो प्राइवेट के हाथ में चला जाता है। फिर प्राइवेट ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलता है, ज्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करता है, वॉल्यूम्स में ग्रोथ लेके आता है और पूरी की पूरी लिकर इंडस्ट्री को फायदा होता है और एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। क्योंकि जितना ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन होगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी बेहतर होगी और उनको ज्यादा टैक्स मिलेगा। इस चीज को हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम इंक्रीज टैक्सेस टू डिक्रीजिंग टैक्सेस एंड टू गिविंग इट टू प्राइवेट प्लेयर्स, इस ट्रांजिशन में बेचारी अल्कोहल कंपनी पिस जाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो इसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है वो कर्नाटका है। इसीलिए आप देखोगे हर कंपनी हर कंपनी कर्नाटका में अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करके बैठी है और वहां पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही करते जा रही है। क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट को ये काफी पहले ही समझ में आ गया था कि भाई अगर आपने टैक्स बढ़ा दिए तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। इसकी वजह उन्होंने बहुत ही फेवरेबल पॉलिसी रखी है और उन्होंने उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। तो इसकी वजह से उनका भी काम बेहतर हो रहा है, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स भी मिल रहा है और अल्कोहल इंडस्ट्री को भी ओवरऑल फायदा हमें देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी चीज है। इस चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है यूनाइटेड ब्यूरीज। अगर इनके मार्केट कैप से शुरुआत करें तो 53,800 मतलब 54,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। इनके अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो एकदम ठंडा पड़ा है। 12% के आसपास का यहाँ पर टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिला। वही बॉटम लाइन हमारा 24% के आसपास से बढ़ा ओवर वाई लेवल। तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो इनको भी मिल रहा है बट इनका ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है बिकॉज ऑफ आपका रॉ मटेरियल प्राइस डिफ्लेशन, मतलब जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था वो कम हुआ। आपके जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे वो बढ़ना कम हुए, थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। वैसे आपने कोई बहुत कलाकारी वाला काम किया नहीं। अगर वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो सिर्फ 5% का वॉल्यूम ग्रोथ आया। और अगर हम प्रीमियम सेगमेंट के बारे में बात करें तो वहां पर फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आया, 27% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ आया इन द प्रीमियम सेगमेंट। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन समझे तो ये सबसे एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है पूरे हिंदुस्तान की। तो अगर आप देखोगे इनका काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बट उसके बावजूद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा पैसा इनको आता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नॉर्थ वाले रीजन से, ये लोग लगभग लगभग 12% के आसपास का रेवेन्यू कमाते हैं। वेस्ट से भी 12% के आसपास का कमाते हैं। और वहां पर अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो दोनों में 12-12% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिला। नॉर्थ वाले डिवीजन में 12% का ग्रोथ देखने को मिला, वेस्ट वाले डिवीजन में भी 12% का ग्रोथ देखने को मिला। साउथ वाला रीजन उतना अच्छा नहीं किया, 1% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और वहीं ईस्ट वाले डिवीजन में तो हमें -6% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला ओवर वाई वाई लेवल। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ कुछ कंपनी का रिजल्ट खराब भी देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में ये था इलेक्शन वाला क्वार्टर और इलेक्शन वाले क्वार्टर में ये थोड़ा जो भी लिकर इंडस्ट्री है ना ये अच्छा नहीं करता। यहाँ पर थोड़ा सा स्लगिशनेस हमें देखने को मिलता रहता है। ये चीज भी हमने समझ लिया। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो हमें 12% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला, जो हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आया विद अ मिक्सचर ऑफ आपका वैल्यू ग्रोथ एज वेल एज वॉल्यूम ग्रोथ। ओवरऑल लेवल पे 7% का वॉल्यूम ग्रोथ आया और 5% के आसपास का वैल्यू ग्रोथ आया। क्लब करके हमें 12% मिला। उसमें से भी सारा का सारा जो वॉल्यूम ग्रोथ है बेसिकली वो आ तो प्रीमियम वाले सेगमेंट में से ही रहा था। क्योंकि जो आपका इकोनॉमी वाला सेगमेंट है वो तो सिर्फ 5% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ लेके आ पा रहा है। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर कंपनी चाह भी यही रही है, कंपनी अपना प्रीमियम ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाना चाह रही है, वो प्रीमियमाइजेशन करना चाह रही है। इस चीज का हमें इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ये चीज भी हमने समझ गई। अब देखो थोड़ा बहुत तो हर कंपनी अपने थोड़ा
आपने थोड़ा अपने आप को बचाने के लिए कि भाई हम एक्सपेक्टेशन के आसपास का ग्रोथ नहीं लेके आ पाए, इसलिए थोड़ा बहुत बहाने तो मारती है। तो कंपनी का इस बार कहना था कि भाई थोड़ी बहुत वेदर कंडीशंस की वजह से और थोड़े बहुत इलेक्शन वाले रीजन की वजह से हम ढंग के लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पाए। आइडियली इनको ग्रोथ करना चाहिए था बिटवीन 15 to 20%, कंपनी का ग्रोथ आया 12% के आसपास का। ये चीज पे हमने समझ ली। अगर हम थोड़ा-सा कंपनी के गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी कोई एग्जैक्ट गाइडेंस देता नहीं है। कंपनी ने सिर्फ इतना कहा है अ, कंपनी ने सिर्फ इतना कहा है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। अब डबल डिजिट ग्रोथ इन नेक्स्ट क्वार्टर रेंजेस फ्रॉम 10% टू 99%। बट मोटा-मोटी कंपनी का यही कहना था कि भाई अगले क्वार्टर में भी हम कोई बहुत धुआंधार काम नहीं करने वाले। इसी 10, 11, 12% रखना मत। तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज का कुछ कुछ सेगमेंट्स में, कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे हम अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में इनका 60-65% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो ऑलमोस्ट एक ये लीडिंग प्लेयर है, मतलब एक मोनोपोली सी बना के बैठे हुए। अब जब आप इतने बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठे होते हो ना, तभी भी आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब क्या प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अब क्या है, अगर आज आप एक छोटा-सा कंपनी हो, जैसे हम इसका बेस्ट एग्जांपल पेंट इंडस्ट्री है। जैसे पेंट इंडस्ट्री में आज के दिन 50-55% मार्केट शेयर एशियन पेंट के पास है। तो अब एशियन पेंट 55% से 75% में जाने में बहुत ज़ोर लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, शायद वो कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। वहीं एक छोटा-सा कंपनी जो इंडिगो पेंट्स है, वो शायद 1% ऑफ द टोटल मार्केट है, उसको 1% से 2% ऑफ द टोटल मार्केट जाने में कम एफर्ट लगेगा। उसने अपनी सेल को डबल कर लिया, मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। तो आज के दिन एशियन पेंट का काम है मार्केट शेयर मेंटेन करके चलना। वहीं जो छोटी कंपनी इंडिगो पेंट है, उसका काम है मार्केट शेयर कैप्चर करना। सेम केस यहाँ पर है। यूनाइटेड ब्रूअरी 60-65% मार्केट शेयर पे बैठा है, तो उसका जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के ग्रोथ के बराबर ही होगा। वो इंडस्ट्री से कोई बहुत ज्यादा पेस पे बढ़ ही नहीं सकता, स्ट्रक्चरली नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अब आप देखो, अगर हम बेसिक बात करें कि भाई एक 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 सिटी है, सपोज आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली में, पूरे दिल्ली में आप ही का चावल सप्लाई हो रहा है। और अगर आप एक चीज समझे कि 100 घर है, 100 में से 80 घरों में आप ऑलरेडी चावल पहुंचा रहे हो, जो 20 घर है वो कुछ अपना खुद का उगा रहे हैं, खुद का खा रहे हैं, कुछ बाहर नेबरिंग स्टेट से लेके आ रहे हैं और वहां से लाके अपना खा रहे हैं, पका रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना भी बढ़ा लो, आप वो जो रिमेनिंग 20% है, वो 20% को नहीं कैप्चर कर सकते। आप इतना प्रोटेक्शन कर सकते हो कि यार ऐसा ना हो जाए कि जो मैं 80 घरों को सप्लाई कर रहा हूँ वो शिफ्ट कर जाए कि वो दूसरे ब्रांड का चावल खाने लग जाए, या वो दूसरे स्टेट से लेके आने लग जाए, या वो खुद का उगाने लग जाए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका गेम है मार्केट शेयर कैप्चरिंग नहीं है, आपका गेम है मार्केट शेयर प्रोटेक्शन। इस चीज के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज थोड़ा थोड़ा मार्केट प्रोटेक्शन के स्टेज में पहुंच गया है, ना कि मार्केट कैप्चरिंग के, ना कि मार्केट शेयर गेनिंग वाले स्टेज में। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इंडस्ट्री 7-8-9% से बढ़ रहा है, तो आप भी मोर और लेस उसी रेट पे बढ़ पाओगे। उससे कोई ज्यादा रेट आप अचीव नहीं कर सकते। इन द स्टेट्स वेयर यू हैव कैप्चर्ड 60-65% ऑफ द मार्केट शेयर, दैट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब जो मेन स्टेट है वहीं पर आप सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं और वहीं पर आपकी थोड़ी सी बैंड भी बच रही है। अब आ जाते हैं हमारी तीसरी कंपनी के ऊपर। तीसरी कंपनी का नाम है तिलक नगर इंडस्ट्री। अगर इनके मार्केट कैपिटल से शुरुआत करें तो 8,000 करोड़, 7,900 करोड़ रुपीज के आसपास इनका मार्केट कैप है। इनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो और भी बेकार, 5.7% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। और अगर हम पैट के बारे में बात करें तो पैट का तो हमें 82% के आसपास का ग्रोथ दिखा। तो इस 82% से हमें खुश नहीं होना है। अब इसका क्या रीजन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो, अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो आप देखो इस कंपनी के ऊपर करीबन करीबन 1100 करोड़ रुपए का डेट था। तो अब उस डेट के लिए एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो आपको बेयर करना पड़ेगा। उस डेट के पीछे आपको ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा। तो ये कंपनी ब्याज के बोझ की तरह दबी हुई थी, तो इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ रहा था। इसकी वजह से इनकी बैंड बजी हुई थी। बट अब धीरे धीरे करके क्या इन्होंने पूरा का पूरा डेट क्लियर कर दिया, डेट फ्री हो गई है ये कंपनी। इसकी वजह से जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी, अब वो जाके सीधा सीधा पार्ट में जुड़ रहा है। इसकी वजह से हमें पार्ट में जबरदस्त बूस्ट देखने को मिल रहा है। बट इसमें कंपनी ने कोई चमत्कार नहीं कर दिया इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हाँ, आपने डेट कम किया है, एक अच्छी चीज है। बट जो आपका कोर बिजनेस है,
जो आपका दारू बेचने वाला बिजनेस है, जो आपका अल्कोहल सेल करने वाला बिजनेस है, वहां पर आपने कोई बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं दिखाई। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर हम इनके नेट नेट सेल्स रेवेन्यू पर केस के बारे में बात करें कि जो आपका एक केसिंग है उसके ऊपर आपका रेवेन्यू कितने से बढ़ा, तो सिर्फ 1 रुपए का इंक्रीज आया है। सिर्फ 1 रुपए का। दैट इज 0.2% गेन ओवर अ वाई वाई लेवल। तो वैल्यू ग्रोथ तो लड्डू था, जीरो। कोई वैल्यू ग्रोथ नहीं कर पाई कंपनी। सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ के बेसिस पे ये आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ वाज एट 3.1% ओवर अ वाई लेवल। और अगर इनके इनके बारे में बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांडी है। तो ये लोग ज्यादातर अपना सेल ब्रांडी से लेके आते हैं। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ जाता है। भाई अल्कोहल इंडस्ट्री में 36 तरीके की अल्कोहल है कि भाई आपके पास विस्की भी है, आपके पास बियर भी है, आपके पास ब्रांडी भी है, आपके पास दूसरी स्पिरिट्स भी है, आपके पास जिन है, आपके पास 50 और तरीके की लिकर है। तो हर लिकर का एक सीजन होता है। जैसे अगर हम बियर के बारे में बात करें तो बियर का कंजम्पशन सर्दी में थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, ब्रांडी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। फिर कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ब्रांडी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। अगर हम बात करें, तमिल हिंदुस्तान का 50% ऑफ द ब्रांडी इज कंज्यूम्ड इन तमिलनाडु। तो अगर आप एक ब्रांडी बनाने वाला कंपनी हो और आप राजस्थान में बेस्ड हो, तो आप कुछ कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 लीटर ब्रांडी पी जाती है तो उसमें से 50 लीटर तो तमिलनाडु वाले पी रहे हैं। और वहां पर भी वो लोग सस्ती पी रहे हैं, मतलब चीप 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 प्राइसिंग वाली, मतलब इकोनॉमी वाली वो लोग पी रहे हैं। तो अगर हम बात करें ब्रांडी के बारे में, तो पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री का 20% के आसपास का ब्रांडी होल्ड करता है। उसमें से 50%, दैट इज 10% मार्केट शेयर जाता है तमिलनाडु के पास। उसका भी उसका भी 20%, मतलब सिर्फ अल्कोहल इंडस्ट्री का 2% मार्केट है जो प्रीमियम ब्रांडी में डील करता है। और ये लोग वही है। तो आप अगर सिर्फ पूरे अल्कोहल इंडस्ट्री का 2% मार्केट टारगेट कर रहे हो, तो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है वो बहुत छोटा है। आप एक बहुत ही नीश सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आती है। जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन होगा, ब्रांडी का कंजम्पशन बढ़ेगा, उनके अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग बाग ज्यादा प्रेफर करेंगे, वो सारी चीजें ठीक है। बट वो 40 साल की कहानी है, 40 साल के लिए तो नहीं बैठे ना। आप हमें 40 साल तक लगातार ग्रोथ ला के दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप कहो कि भाई 40 साल में ब्रांडी का कंजम्पशन 4 गुना हो जाएगा, तो वो कोई बहुत बहुत इंप्रेसिव फिगर नहीं है। इसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, बिकॉज सबसे ज्यादा ब्रांडी कंजम्पशन होता ही साउथ ऑफ इंडिया में है। 86% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स, और उसमें से भी 91% ऑफ द 94% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ब्रांडी। इनके अलावा इनका एक विस्की वाला भी पोर्शन है। इनके पास एक विस्की का भी ब्रांड है, बट विस्की वाला ब्रांड कुछ खास करता नहीं है, क्योंकि उसमें ओवरऑल रेवेन्यू में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा है, सिर्फ 6% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये चीज भी हमने देख ली। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके इनके साथ भी वो है कि फ्रॉम फ्रॉम मिड मिड प्रीमियम टू प्रीमियम ये लोग पूरा फैले हुए हैं। फ्रॉम 500 रुपए टू 1000 रुपए प्लस, 10,000 रुपए प्लस का भी इनका इनका बॉटल आता है। और ये लोग पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में फैले हुए हैं। अब इनके लिए एक पॉजिटिव फिगर हो सकता है। अब देखो, ये सब दिलासा देने की बातें हैं कहने को तो, बट हाँ, काउंट कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा H2 विल बी बेटर देन H1। क्यों बेटर देन H1? क्योंकि जैसे ही सर्दी का सीजन आ जाएगा, ब्रांडी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ब्रांडी के लिए सीजनलिटी इफेक्ट है, गर्मी में आप कम पियोगे, सर्दी में आप ज्यादा ब्रांडी पियोगे। तो इसकी वजह से H2 विल ऑलवेज बी बेटर देन H1। इसकी वजह से जो आज आप शायद 5-6% के आसपास का H1 में ग्रोथ देख रहे हो, वो शायद 10-11-12% के आसपास का टोटल ग्रोथ हो जाएगा H2 में। और शायद ईयर एंड करेंगे लोग 10-11% के ग्रोथ के साथ। तो 10-11% का कोई बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ तो है नहीं। ये चीज भी हमने देख ली। अगर इनके इसके अलावा और हम बात करें, तो कंपनी ने एक गाइडेंस भी दिया। एक एक कंपनी ने एग्जैक्टली कॉन कॉल में तो नहीं दिया, बट 1 महीने बाद आके टेलीविजन में कंपनी ने क्लेम किया, कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लेम किया कि हम इस साल 1600 से 1700 करोड़ रुपए के आसपास का टॉप लाइन करेंगे। तो 1700 करोड़ टॉप लाइन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये बहुत इंप्रेसिव फिगर बन के आता है। तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट कुछ और चीज बोल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट टीवी पे जाकर कुछ और चीज बोल रहा है। तो इसमें ये जो फर्क आ रहा है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। आप एक चीज कम्युनिकेट करो। आप ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हो कि
15 दिन पहले आपका एकदम ही अलग विचार था, 15 दिन बाद आपका एकदम ही अलग विचार है। ये थोड़ा-सा अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप अगर आप 1700 करोड़ रुपए के आसपास का ग्रोथ कर जाओगे, तो दैट इज़ ग्रोथ ऑफ रफली रफली 25-26% के आसपास का। 26% का ग्रोथ बहुत अच्छा माना जाएगा ओवर अ वाई-वाई लेवल पे। इस चीज़ के साथ हम आगे चलेंगे। चलिए, ये चीज़ भी हमने देख ली। इसके अलावा आ जाते हैं हम अपनी चौथी कंपनी के ऊपर और वन एंड ओनली वाइन कंपनी इन इंडिया के ऊपर। कंपनी का नाम है सोला विनयार्ड्स। अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें, तो 3,400 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अब देखो, इनकी भी थोड़ी-थोड़ी कहानी हमारी पिछली कंपनी की तरह ही है, तिलक नगर इंडस्ट्री की तरह ही है, कि भाई इंडिया में वाइन कंजम्पशन बढ़ेगा, इंडिया में लोग बाग प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड में जाएँगे, इंडिया में लोग बाग वाइन को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देने लगेंगे। जब महँगा होगा, जब मतलब जैसे-जैसे प्राइसेज़ इंक्रीज़ होंगे, कंज़्यूमर का स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, तो लोग बाग ज़्यादा वाइन को प्रेफ़रेंस देंगे। वाइन का अवेयरनेस इंडिया में बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये लोग काफ़ी सारी नौटंकी भी करते हैं कि भाई हम वाइन टूरिज़्म चालू करके रखेंगे। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको रेवेन्यू नंबर बताऊँ तो एकदम घटिया काम किया कंपनी ने। कंपनी के टॉप लाइन में 1% के आसपास का डिग्रोथ देखने को मिला और अगर हम पैट के बारे में बात करें, तो पैट में 40% के आसपास का डिग्रोथ देखने को मिला। तो मतलब आपका प्रॉफ़िट तो गायब हो रहा है और आप रेवेन्यू को बढ़ा नहीं पा रहे हो और आप फिर हमें 40 साल आगे की कहानी बता रहे हो कि भाई इंडिया में वाइन कंज़म्पशन 2 लीटर पर पर्सन से बढ़ के 40 लीटर पर पर्सन हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। जिस दिन 20 गुना होगा उस दिन देखेंगे आज के दिन तो आपका रिजल्ट बिल्कुल बेकार आ रहा है। और इसका रीज़न कंपनी का मैनेजमेंट बताता है कि कंज्यूमर के पास पैसा ही नहीं है। कंज्यूमर स्लो डाउन है। तो कंज्यूमर स्लो डाउन है और देखो, इनका जो कंज्यूमर है वो शहरों में रहने वाला है। अगर ये लोग सस्ता तो कोई आइटम बेच नहीं रहे, अगर आप सस्ता आइटम नहीं बेच रहे तो आप गाँव वाले रूरल इंडिया को कैटर ही नहीं कर रहे। आप बड़े-बड़े सिटीज़ में, मेट्रोज़ में रहने वाले लोगों को कैटर करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ लोगों का इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से हालत टाइट है, उनके पास पैसा ही नहीं बच पा रहा। वो अपनी ईएमआई में जूझ रहे हैं, वो अपना रेंट पे आउट करने में जूझ रहे हैं, वो अच्छा खाने में जूझ रहे हैं, उनके लिए वाइन पीने के लिए पैसा ही नहीं बच पा रहा। यहाँ पर ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर हम इनके बारे में बात करें, तो इनके 2 मेन रेवेन्यू सेगमेंट है। एक तो इनका वाइन बेच के जो रेवेन्यू आता है वो है, उसके अलावा एक इनका वाइन टूरिज़्म से इनका एक रेवेन्यू आता है। तो इन्होंने जो अपना वाइनयार्ड बना रखा है, वहाँ पर ये लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अपना वाइन के लिए टेस्टिंग के लिए लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पर रुकाते हैं, वहाँ पर मतलब वो होटल इंडस्ट्री की तरह ऑपरेट करते हैं कि भाई वहाँ पर आपको आओगे, आप वहाँ पर रूम रेंट दोगे, आप वहाँ पर 10 तरह की 15 तरह की वाइन टेस्टिंग करोगे, वहाँ पर आपको उन सारी चीज़ों का पैसा देना पड़ेगा। तो उस तरीके से ये लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। अगर हम बात करें, ना तो आपका फुटफॉल बढ़ा आपके टूरिज़्म वाले बिज़नेस पे, ना आपका कोई ढंग का वॉल्यूम ग्रोथ आया आपके वाइन वाले बिज़नेस में। अगर हम बात करें इनके सेगमेंट की, तो जो हमारा टूरिज्म वाला है वो 9% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लेके आता है। 90% 91% के आसपास का रेवेन्यू अभी भी आपका वाइन बेच के आ रहा है। इस चीज के हमें बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें वाइन टूरिज्म वाले की, तो वाइन टूरिज्म में हमें 1% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला और सिर्फ 9% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला इन पर हेड स्पेंडिंग। तो अगर एक बंदा आके पहले 10,000 रुपए का खर्चा कर रहा था, तो अब वो सिर्फ 9% ज्यादा 10,900 रुपए के आसपास का ही खर्चा कर रहा है। तो ठीक है, कोई बहुत मीनिंगफुल इंक्रीज नहीं है और आपका फुटफॉल भी नीचे जा रहा है। तो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक स्थितियां तो यहाँ पर हैं। अगर हम बात करें इनके मेन बिजनेस की, जो वाइन बेचने वाला बिजनेस है, वहां पर तो हमें डीग्रोथ ही डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, तो वहां पर 7.6% के आसपास का हमें वॉल्यूम में डीग्रोथ देखने को मिला और वैल्यू ग्रोथ ऑफ जस्ट 0.4%। आप एक ऐसी कैसे मतलब ऐसे कैसे चलाओगे आप बिजनेस और कितने लंबे समय तक आप इस चीज को सस्टेन कर पाओगे? आप देखो, एग्जैक्टली आप इसमें कितनी ही गलती निकाल लो के मैनेजमेंट की भी, क्योंकि अगर कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं बच रहा, अगर वो नहीं खर्चा कर रहा तो नहीं कर रहा ना। अब उसमें मैनेजमेंट भी कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकता। मैनेजमेंट सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रेंथन करे, अपना टच पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ाए, अपने जो प्रोडक्ट है उसको और ज्यादा मार्केट करे। इससे ज्यादा तो मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। बट ये प्रॉब्लम तो हमें देखने को मिल ही रही है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो हमने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी देखी थी कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा ही नहीं बच रहा, इसकी वजह से वो खरीदारी ही नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर भी सेम चीज हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए, ये चीज तो हमने देख ली। उसके अलावा इनके साथ एक और प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी कि भाई ये लोग इनका मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंस इन कर्नाटका और महाराष्ट्र।
और महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन वाला टाइम था, इसकी वजह से भी हमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन फेस करना पड़ा। उसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने अपना फिर पॉलिसी चेंज किया, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि भाई आपने जैसे ही आप पॉलिसी चेंज करते हो, ये सारी की सारी कंपनी को उन सबको अडाप्ट करना पड़ता है। जो एकदम गली में बैठ के रिटेलर अपना काम कर रहा है, उसको भी अडाप्ट करना पड़ता है। वो थोड़ी डीस्टॉकिंग करने लग जाता है, वो थोड़ा कम अपने पास स्टॉक रखता है, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे क्या है, आपकी कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई, बट वहां पर चीज अच्छी हो रही है, वहां पर गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर रही है। जैसी चीजें प्राइवेटाइज होगी, इनके पास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पड़ेगा और इनके लिए और बेहतर ही काम रहेगा। तो चलिए, इनकी चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद आ जाता है हम अपनी आखिरी कंपनी के ऊपर। आखिरी कंपनी का नाम है सोम डिस्टिलरीज। अगर इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 2000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। इनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो 17% के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ किया, और पैट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 27% के आसपास का पैट का ग्रोथ आया। और ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अब देखो क्यों डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि कंपनी का गाइडेंस कुछ इस तरीके का है। तो कंपनी कहती है कि अगर पूरा का पूरा इंडस्ट्री 7-8-9% के आसपास का ग्रो करेगा, तो हम 3 to 4x ऑफ द इंडस्ट्री ग्रो कर सकते हैं। तो 3 to 4 to 5x हम ग्रो कर सकते हैं। तो बिटवीन 30 to 35% का आसपास हम ग्रो कर सकते हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज से 3 साल 5 साल भी इसी पेस पे हम ग्रो करते रहेंगे। तो इंडस्ट्री तो 9% के आसपास से बढ़ गया, बट आप 3x 4x ऑफ द इंडस्ट्री तो नहीं बढ़ पाए। वो चीज तो हमें देखने को मिल रही है। आपने सिर्फ 17% के आसपास का ग्रोथ दिखाया। तो ठीक है, हो सकता है वन ऑफ क्वार्टर टू, बट मैनेजमेंट ने इसके बारे में कॉन कॉल में कुछ भी नहीं बोला। और अगर गाइडेंस के बारे में बात करें तो वही अपना गाइडेंस मेंटेन किया कि भाई हम इतना कर लेंगे, प्रीवियस गाइडेंस को मेंटेन करते हैं, और H2 विल बी बेटर देन H1। अब देखो, ये सिर्फ उम्मीदें जगाने वाली बातें होती है। हर कंपनी ऐसा ही बोलता हुआ आता है कि भाई H2 विल बी बेटर देन H1, और फिर जब H2 खत्म हो जाएगा तब कहेंगे कि FY26 विल बी बेटर देन FY25। तो ये तो कहानी ऐसी चलती है। इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, हमें अगले क्वार्टर फिर कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, जैसे हमें चीज समझ में आए कि क्या ये एक वन ऑफ क्वार्टर था या नहीं था। क्योंकि कोई क्लियर कट मैनेजमेंट ने रीजन नहीं दिया कि भाई इन 3 4 5 रीजन की वजह से हम इस बार ग्रोथ नहीं कर पाए, अगले क्वार्टर में कर लेंगे, ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। अगर इस तरीके से चीजें मैनेजमेंट बोलता है तो फिर भी चीज समझ में आती है, बट मैनेजमेंट जबरदस्ती दिलासा देने की कोशिश करता है कि भाई नहीं, अगले क्वार्टर में तो हम कर ही लेंगे, अगली बार तो हम कर ही लेंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए आ जाते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनके पास भी दो मेन प्रोडक्ट सेगमेंट है। एक इनका सेगमेंट है बियर का, एक है इनका IMFL का। IMFL क्या है, जो आपकी इंपोर्टेड लिकर है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर का इनका एक और सेगमेंट है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वहां पर आपको ज्यादा ग्रॉस मार्जिन बनाने को मिलता है, वहां पर आप ज्यादा रेवेन्यू बना पाते हो, बट वहां पर वॉल्यूम कम होता है। मतलब वही है ना, जितना ज्यादा महंगा बेचोगे उतना कम बेच पाओगे, जितना सस्ता बेचोगे उतना ज्यादा बेच पाओगे। तो अगर आप सस्ता बेच रहे हो तो वॉल्यूम में खेल रहे हो, अगर आप महंगा बेच रहे हो तो आपकी क्वांटिटी कम हो सकती है, बट रेवेन्यू आपका ज्यादा क्लॉक हो जाएगा। तो IMFL वाला जो है वो आपका कम वॉल्यूम ज्यादा रेवेन्यू वाला है। जो आपका बियर वाला सेगमेंट है वो आपका ज्यादा वॉल्यूम कम रेवेन्यू वाला सेगमेंट है। ये चीज हमने समझ ली। अगर हम बात करें, 91% के आसपास का वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन बियर वाले सेगमेंट में से आता है, और 81% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। तो देखो, ये चीज से हमें समझ में आ जाता है कि जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL वाला सेगमेंट है, वो वॉल्यूम में तो सिर्फ 9% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है, बट रेवेन्यूज में 19% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है। ये चीज हमने समझ ली। अब देख लेते हैं किस तरीके का ग्रोथ रहा। अगर हम IMFL वाले सेगमेंट के बारे में बात करें तो वहां पर हमें 9% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला, और रेवेन्यू ग्रोथ भी उसी के आसपास रहा। अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 9% के आसपास का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ था। और उसमें से प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपका बियर वाला सेगमेंट बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया। इसके बावजूद कि आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल ठीक रही, आपके मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पर इन स्टेट्स में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी एक्सेप्ट फॉर आंध्र प्रदेश। इसके बावजूद आपने अपने बियर वाले सेगमेंट को ग्रो नहीं कर पाए। जो भी थोड़ा बहुत भी ग्रोथ आया है, वो इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया था उसकी वजह से आया है। आप इनके जितने भी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनके बारे में देखने जाओगे तो सबके सब में डी ग्रोथ आया है।
तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तो हमें यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। अगर हम बात करें इनके इनके एवरेज सेलिंग प्राइस के बारे में भी, इनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी नीचे गया बियर वाले सेगमेंट में। आपका जो आईएमएफएल वाली कैटेगरी है वहां पर हमें 5-6% के आसपास की इंक्रीज देखने को जरूर मिला वैल्यू में, बट बियर में वैल्यू ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिला। बियर में तो हमें वैल्यू डी ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी अभी 18 स्टेट्स में प्रेजेंट है। तो कंपनी थ्योरी में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और कंपनी का मैनेजमेंट थ्योरी भी बहुत सही बताता है कि भाई आज हम 18 स्टेट में प्रेजेंट हैं, हम 3 to 4x ऑफ द इंडस्ट्री ग्रो कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री ने अपना 8-9% के आसपास तो ग्रोथ कंटिन्यू किया तो हम 30-35% का ग्रोथ आराम से कर लेंगे। अभी सिर्फ 18 स्टेट में प्रेजेंस है, अगर हमारा 28 स्टेट में प्रेजेंस होगा तो हमारे पास स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत है। बट इस कहानी करने से ही आपका ग्रोथ नहीं आएगा। जब तक आप ऑन पेपर ग्रोथ नहीं दिखाओगे तो हवा में बातें करने से तो कुछ निकलने वाला है नहीं। तो चले, मोटा मोटी यही था। हमने हमने सारी की सारी अल्कोहल कंपनी, जितनी भी अल्कोहल कंपनी थी, सारी की सारी कर ली और हमने पूरा का पूरा अल्कोहल सेक्टर ही समझ लिया। तो काफी लंबा वीडियो हो गया, 41-42 मिनट्स के आसपास का वीडियो हो गया है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।